जय भीम साथियों, आज आपकी अदालत में हम कुछ सवाल लेकर आए हैं जो आप लोगों को जानना जरूरी है और जिस विषय पे देश में चर्चा भी होनी चाहिए। साथियों, सबसे पहले जो मुद्दा है आज पूरे देश में, पूरे समाज में, बहुजन समाज में गरमाया हुआ है। हमारी बहन रानी नागर, जिन्होंने अपने एक उच्च अधिकारी द्वारा उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें मुकदमा चल रहा है। साथियों, उन अधिकारियों के द्वारा बहन जी को, रानी नागर जी को धमकी दी गई जान से मारने की। बहुत ज्यादा उनको प्रताड़ित किया गया, जो प्रशासन में बैठे लोग हैं उनके द्वारा। और लगातार साथियों उन्होंने अपनी बात सामाजिक प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात रखी। साथियों, बसपा सुप्रीमो बहन जी ने भी उनका मामला ट्वीट करके उठाया था, उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। जब बहन रानी नागर की नहीं सुनी गई, किसी भी तरह का आश्वासन, किसी भी तरह का उनको सेटिस्फैक्शन जब नहीं मिला, तो उन्होंने साथियों 4 मई को अपना रेजिग्नेशन, इस्तीफा सरकार को दे दिया। और इसकी जानकारी उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से लोगों को दी। जो उन्होंने ट्विटर हैंडल पे लिखा था मैं आपको बताता हूं। उन्होंने लिखा कि मैं रानी नागर, पुत्री श्री रतन सिंह नागर, निवासी गाजियाबाद, गांव बादलपुर, तहसील दादरी, जिला गौतम बुद्ध नगर, आप सभी को सूचित करना चाहती हूं, मैंने आज 4 मई 2020 को आईएएस के पद से इस्तीफा दे दिया है। मैं और मेरी बहन रीमा नागर माननीय सरकार से अनुमति लेकर चंडीगढ़ से अपने पैतृक शहर गाजियाबाद वापस जा रहे हैं। हम आपके आशीर्वाद व साथ के आभारी रहेंगे। जय भीम, जय भारत। साथियों, जब इस देश में एक आईएएस महिला सुरक्षित नहीं है तो वो कैसी सरकारें चल रही देश में, आप लोग समझ सकते हो। केंद्र में भी गुंडों की सरकार है, भाजपा आरएसएस की सरकार है, हरियाणा में भी भाजपा और आरएसएस की सरकार है। और एक महिला उच्च अधिकारी को जब उसकी बात नहीं सुनी जाती, बहुजन समाज की दबंग बेटी की, तो आप सोच लो कि और जो जातियां हैं, ये रीमा नागर जी जो है गुज्जर समाज से आती हैं, गुज्जर बिरादरी से आती हैं, जो ओबीसी में आता है। साथियों, जब इतनी दबंग जाति की महिला की बात नहीं सुनी जा रही, तो जो वाल्मीकि है, जो जाटव हैं, जो खटीक हैं, जो धानक हैं, जो धोबी है, तेली, तमोली, पासी, जितनी भी बहुजन समाज की जो बिल्कुल निचले वर्ग की जातियां हैं, जिनको लोग नीच समझते हैं, उन महिलाओं का क्या होगा साथी, उनका शोषण क्या होता होगा। मुझे लगता है इन सरकारों में वो महिलाएं तो अपनी आवाज भी नहीं उठा पाती होंगी। पता नहीं कितनी सारी महिलाओं के साथ प्रशासन में इस तरह का भेदभाव होता होगा, वो अपनी बात कह भी नहीं पाती होंगी। शिकायत तो दूर की बात है साथी। जब एक आईएएस अधिकारी, आप सोच सकते हैं कि उस लड़की ने जब आईएएस की पढ़ाई की होगी तो उसके क्या सपने होंगे। मुझे नहीं लगता कि रानी नागर बहन जी ने जब आईएएस की पढ़ाई शुरू की होगी तो उसने सोचा होगा कि उसको इस पद से अपनी इच्छा के विपरीत जाकर के इस्तीफा भी देना पड़ेगा। कुछ घटिया लोगों की मानसिकता की वजह से, जो घटिया लोग राजनीति में और प्रशासन में बैठे हैं, जो प्रशासनिक कार्य कर रही महिलाओं के साथ उत्पीड़न करते हैं, उनके वजह से उनको अपना पद भी छोड़ना पड़ेगा और कहीं ना कहीं गुमनामी की जिंदगी जीनी पड़ेगी। मैं तो रानी नागर जी से एक ही अपील करूंगा कि बहन जी, आपको घर नहीं बैठना है, आपको सीखना है उस बीहड़ की शेरनी
फूलन देवी से, जिसके साथ कितने सारे मनवादियों ने बलात्कार की घटना की थी और फूलन देवी ने एक लाइन में खड़े करके सबको गोलियां मारने का काम किया था। अगर आपको न्याय संवैधानिक तरीके से ना मिले, अगर आपके साथ गलत होता है, तो आप अपनी स्वेच्छा से अपने अनुसार उन अपराधियों को सजा देने का काम करें। उसके बाद जो होगा देखी जाएगी। हम सब लोग आपके साथ हैं बहन जी। और एक विशेष अनुरोध और करना चाहूंगा बहन कुमारी मायावती जी से कि अब जो 2022 में चुनाव है, रानी नागर जी को बहुजन समाज पार्टी से टिकट दे करके विधायक बनाने का काम करें और जो हरामजादे आईएएस अफसर जिन्होंने उनका शोषण किया, उनका तबादला उत्तर प्रदेश में करवा करके और बहन जी के चरणों में गिरने का काम करें। रानी नागर के पता चल जाएगा उनकी औकात कि इस देश के संविधान की औकात क्या है, इस देश के संविधान की ताकत क्या है। लेकिन ये करना बहन जी को, बहन जी इसमें क्या निर्णय लेती हैं वो उनके ऊपर ही डिपेंड करता है। मैं तो चाहता हूं कि 2022 में जो चुनाव है उसमें बहन रानी नागर जी बसपा पार्टी की प्रत्याशी बने और जीत के आए और ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम माननीय बहन जी के द्वारा किया जाए। साथियों, ये तो रही भाई सब लोगों के सामने बहन रानी नागर की साथ जो हुआ देश में, आप सब लोगों ने देखा। दूसरी एक और बात जो आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है पूरे देश में, साथियों, इस कोरोना महामारी की वजह से हजारों नहीं, लाखों नहीं, मैं कहूंगा करोड़ों जो मजदूर है, जो लोग अपने गांव को छोड़ के, अपने शहरों को छोड़ करके रोजगार की तलाश में बड़े बड़े महानगरों में गए थे, जो लोग अपना जीवन यापन कर रहे थे वहां किराए पे झुग्गी झोपड़ियों में रह करके जैसे तैसे अपना जीवन यापन कर रहे थे। साथियों, इस निकम्मी सरकार ने, भाजपा ने बिना सोचे समझे लॉकडाउन लगाया, ना कोई व्यवस्था की उन लोगों के खाने की, पीने की, रहने की, किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की। जैसे इन लोगों ने नोटबंदी की थी, जैसे इन लोगों ने जीएसटी की थी। मैं हर बार कहता हूं कि ना काबिल लोगों के हाथों में देश है, उनको पता ही नहीं उनको करना क्या है उस चीज का। तो मैं एक कहावत के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं साथियों कि आज सरकार के हालात क्या है। एक बार एक जंगल में सभी जानवरों की पंचायत होती, जितने भी जानवर रहते हैं, तो राजा को भी बुलाया जाता है, शेर जो राजा होता है जंगल का, और पंचायत में एक बात रखी जाती है। बहुत सारे जानवर अपनी अपनी बात रखते हैं। तो एक बकरी कहती है कि महाराज जी क्या हो रहा है जंगल में, कभी किसी के बच्चे को उठा करके ले जाते हैं जो आदमखोर जानवर है, कभी किसी के बच्चे को उठा कर ले जाते हैं, सारे जानवरों को खा जाते हैं, तो हमारी जान की सुरक्षा कैसे होगी। हमें ऐसा लगता है कि हमें देश का प्रधान, मतलब जंगल का सरपंच जो प्रधान है, राजा जो, वो बदलना चाहिए। तो वहां का जो राजा था, पहले शेर था, उसको बदल करके एक बंदर को, वो कहता कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं, किसी के बच्चे के साथ भी गलत नहीं होगा, मुझे राजा बनाया जाए। तो उस बंदर को राजा बना दिया जाता है साथियों। तो एक बकरी का बच्चा गुम हो जाता है और बंदर के राजा बनने के बाद वो बकरी उस राजा के पास जाती है और कहती है कि महाराज जी मेरा बच्चा 2 दिन से गायब है, वो मिल नहीं रहा, आप कृपया करके उसके ढूंढने का हमारा प्रयास करें, हमारी मदद करें। तो वो जो बंदर था जिसको राजा बना दिया गया था, वो कहता ठीक है आप कल शाम को आना, मैं आपके बच्चे को ढूंढता हूं। तो बंदर कभी इस पेड़ पे छलांग मारता है, कभी उस पेड़ पे छलांग मारता है। पूरे जंगल के कोई भी एक ऐसा पेड़ नहीं छोड़ा जिस पेड़ पे उसने छलांग ना मारी हो, उसके पत्ते ना तोड़े या टहनियां ना तोड़ी हो। और घूम घूम के बैठा हुआ था थक के बिल्कुल। तो बकरी आती है, पूछती है राजा साहब हमारा बच्चा मिला? तो उससे कहता कि मेरी भाग दौड़ में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं कर कुछ नहीं सकता। तो ऐसे लोगों के हाथ में देश है जिनको पता ही नहीं करना क्या है। तो साथियों, आज जो लोग अपने घरों में निकलने को मजबूर थे, हजारों लाखों करोड़ मजदूर जो 1-1 हजार किलोमीटर
पैदल चल करके, जिनके छोटे छोटे बच्चे, सिर पे बोझ, और वो दूर दूर तक कई कई 100 किलोमीटर तक पैदल जा रहे हैं अपने घर पे। कुछ लोग तो बेचारे पहुंच गए, कुछ रास्ते में ही मर गए। और अब सरकार ने एक फैसला लिया था, हमने सोचा था कि भाई जो प्रधानमंत्री रिलीफ फंड है, पीएम रिलीफ केयर फंड है, हो सकता है वो सही जगह इस्तेमाल होगा। तो अब जो लोगों के लिए ट्रेनें और बसें चलाई जा रही हैं, उनमें साथियों उनसे किराया वसूल किया जा रहा है। ये तो मैं धन्यवाद करूंगा, जो लोग अच्छा काम करते हैं उनका धन्यवाद भी करना चाहिए। कांग्रेस की जो अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी जी, उनका वीडियो देखा मैंने कल, बहुत ही मार्मिक वीडियो था। उन्होंने एक फैसला लिया कि जो श्रमिक और ये जो लोग हैं, जो मजदूर हैं, इनका जो किराया है वो कांग्रेस पार्टी वहन करेगी। उसके बाद भाजपा के जितने कुत्ते सोशल मीडिया पे हैं, उनके सब के चुड़ने और खुजली हो गई। कहने लगे कोरोना महामारी को कमजोर लड़ने के लिए, कमजोर करने के लिए कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी कमजोर कर रही है, ये गलत बयानबाजी कर रही है। तो उन्होंने कहा कि इसका जो वहन है 85% केंद्र सरकार करेगी और 15% राज्य सरकार करेगी। क्या तुम लोगों को पहले ये बात नहीं बतानी चाहिए थी लोगों? और करना है तो किराया क्यों ले रहे लोगों से? पीएम रिलीफ फंड जो है उस पे सबसे पहला अधिकार इस देश के मजदूरों का, किसानों का, जो दूसरे राज्यों में फंसे लोग हैं उनका बनता है, ना कि आरएसएस और जो संगठन है। मुझे पता है ये जो पीएम रिलीफ फंड है ये कहां जाएगा। ये सब जो है ना, इस देश में जो लोग गलत मानसिकता के लोग हैं, जो देश को तोड़ना चाहते हैं, उनके काम आएगा। मैं गारंटी से कहता हूं ये बात। और अगर ऐसा नहीं है तो सरकार स्पष्टीकरण दे, बताए कितना पैसा जमा हुआ है, और उस ट्रस्ट का ऑडिट होना चाहिए और सरकार के प्रति जवाबदेही होनी चाहिए उस ट्रस्ट की। तब तो लोगों को यकीन होगा ना। आप लोग अंधा खाता चला रहे हो, जो मर्जी कर रहे हो, जैसे मर्जी कर रहे हो, कोई तैयारी नहीं, कुछ नहीं। ये तो रही केंद्र सरकार की कमी है साथी। कैसी निकम्मी सरकार आप लोगों ने बिठा दी है। और दूसरा साथियों, दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है लाला जी, उसने तो पूरी दिल्ली को कोरोना के हवाले ही कर दिया। हम लोगों ने सोचा था कि अच्छा निर्णय लेगा और ये जो है ना लॉकडाउन दिल्ली का और प्रभावी ढंग से लागू होगा, क्योंकि दिल्ली में 2-4 हजार लोगों की बात नहीं है, मैं कहूंगा लाखों लोग कोरोना से पीड़ित हैं, क्योंकि उनका इलाज ही नहीं हो रहा। मेरे यहां सुल्तानपुरी में, जहां से मैं विधायक था, वहां पर ही बहुत लोगों के फोन आए मेरे पास कोरोना पेशेंट के कि जी हमें घर में तो बंद कर दिया, लेकिन हमारा कोई टेस्ट नहीं हुआ, कोई जांच नहीं हुई, हम क्या करें। बड़ी मुश्किल से एसएचओ से बात करके, कुछ लोगों से बात करके, बड़ी मुश्किल से लोगों को एडमिट करवाया। और गुप्त सूत्रों से और जो लोगों में गॉसिप है, चर्चा है, उनसे यह भी पता चला कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने करोड़ों रुपए लेकर के इस लॉकडाउन को खोला है व्यापारियों से। और बहुजन समाज के लोगों को विशेषकर बताना चाहता हूं, जितनी दारू की दुकानें खोली गई है, पॉश एरिया में नहीं खोली गई, क्योंकि वहां तो इनके रिश्तेदार रहते हैं मनुवादियों के। जितनी शराब की दुकानें खोली गई है, ज्यादातर वहां खोली गई है जहां बहुजन समाज की संख्या सबसे ज्यादा है साथियों। और मैं तो एक और बात कहना चाहता हूं इस दिल्ली के मुख्यमंत्री से, आपने दिल्ली का बेड़ा गर्क तो कर ही दिया लाला जी। ये सुनार की दुकानें और खुलवा दे ताकि बहुजन समाज के लोग अपने बीवी बच्चों के गहने गिरवी करके दारू की लाइन में दुकानों पे खड़े हो जाएं। और आप लोग जो चाहते हो, जो आपका हिडन एजेंडा है, आरएसएस के एजेंट हो आप, जो आपका हिडन एजेंडा है कि इन बहुजन समाज के लोगों को हैंड टू माउथ कर दिया जाए, हम जो है ना दलिया बांटे नहीं, अपनी प्लेट लेकर के लाइनों में खड़े हो जाएं। आप जाकर के देख लीजिए दिल्ली में इस निकम्मी सरकार ने, दिल्ली की सरकार ने हजारों लोग लाइनों में खड़े कर रखे दाल दलिए चावल के लिए, और फिर कहते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। अरे निकम्मे लोगों, तुम लोगों ने कुछ नहीं किया। अगर तुम लोग सही होते तो आज ये देश सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया रहता। सम्राट अशोक का देश है ये, तथागत बुद्ध का देश है, बाबा साहब अंबेडकर, मान्यवर साहब काशीराम का देश है। तुम लोगों ने इस देश की संस्कृति खत्म कर दी, आडंबर पाखंड इतना बढ़ा दिया कि आप सोच नहीं सकते।
और कमाल की बात है, शराब की दुकानें खोली जाती हैं, किताबों की दुकानें बंद हैं, क्योंकि शिक्षा सवाल खड़ा करती है, शिक्षा आंखों में आंखें डाल के बात करना सिखाती है, इसलिए इनको शिक्षा से दिक्कत है। साथियों, और एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूं, बहुत सारे छुटभैया लोग आजकल फेसबुक पे कुछ भी लिख देते हैं, कुछ लोग भगत है, कुछ भी लिख देते हैं, उनको यही नहीं पता क्या लिख रहे हैं। मैं आप लोगों को स्पष्ट करना चाहता हूं, मेरा उद्देश्य, पहला और अंतिम उद्देश्य यही है कि इस देश के दबे कुचले समाज को इस देश का हुक्मरान बनाना, बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम जी के मिशन को, मूवमेंट को आगे बढ़ाना। और बहुजन समाज पार्टी जो है वो हमारी मां पार्टी है, हमारे बाप काशीराम की बनाई हुई पार्टी है। हम उसके खिलाफ ना तो कभी थे ना कभी जाएंगे। बहुजन समाज पार्टी को हर हालत में मजबूत करेंगे। और जो दलाल और जो कुत्ते किस्म के आदमी बैठे इस बसपा पार्टी में, उन हरामखोरों ने इस पार्टी का बेड़ा गर्क कर रखा है। बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे जिन्होंने दिल्ली का बेड़ा गर्क किया। दिल्ली में 62,000 वोट आए सिर्फ पूरी दिल्ली में, और नई दिल्ली की लोकसभा की सीट और नॉर्थ वेस्ट की लोकसभा की सीट षड्यंत्र के माध्यम से खाली छोड़ दी गई। और इतने बड़े षड्यंत्रकारी बैठे हैं पदों पे, प्रभारी और अध्यक्ष बने, जो लोग दूसरी पार्टियों के सौरे पे काम करते हैं, बहन जी तक सही बात पहुंचा नहीं पाते, सही बात रखते ही नहीं, वहां पर अपना पेट भरा हुआ है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों की शादी में करोड़ों करोड़ों रुपए लगाए हैं और कहते हैं हम लोग मिशन पे हैं। अरे आप लोग मिशन पे नहीं हो, आप लोग कमीशन पे हो। आप कमीशन खाते हो समाज का, चंदा खाते हो समाज का, और बहन जी को गुमराह करते हैं। जिस दिन बहन जी को जिसकी असलियत पता चलती है, बहन जी उसके लात मार के बाहर निकाल देती है, जैसे मेघराज और ये प्रकाश भारती जैसे लोगों को निकाला है। दिल्ली का एक तोमर था, भाज गया वो कल के छुटभैया नेता के साथ। तो इस पार्टी को धोखा देने वाले इस पार्टी में ही है। बेरूपियों को पहचानो और उनको अलग करो। और जितनी बातें आप लोगों के सामने रखी, साथियों, इन लोगों ये ज्यादातर लोगों तक पहुंचाओ और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। फेसबुक ने हमारा तो अकाउंट भी हाइड कर रखा है, पता नहीं उनको क्या दिक्कत है हमारी बात पहुंचने में। मुझे लगता है आरएसएस और बीजेपी के इशारे पे काम कर रही फेसबुक भी, ये जो सोशल मीडिया है। तो साथियों, आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना। आपकी अदालत में हम फिर आएंगे, आप लोग इस पे जरूर विषय पे चर्चा करें। जय भीम, जय भारत, जय मान्यवर साहब काशीराम।